नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नरोदा गांव कांड में माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत सभी आरोपी बरी। फरवरी 2002 में हुई थी हिंसा। असम अरुणाचल में सीमा को लेकर 50 साल पुराने विवाद पर सुलह। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए दस्तखत। अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका। निचली अदालत से मिली सजा को सूरत सेशंस कोर्ट ने रखा बरकरार। बीजेपी ने बताया ओबीसी समुदाय की जीत। प्रयागराज में एसआईटी ने अतीक और अशरफ के मर्डर वाली जगह पर किया सीन रिक्रिएट। फॉरेंसिक टीम ने भी शुरू की जांच। न्यायिक आयोग की टीम ने भी जुटाई जानकारी। एक्सपायरी पर बाजार फ्लैट बंद। बैंकिंग, इंफ्रा, पीएससी शेयरों में हल्की खरीदारी। फार्मा, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर दबाव। फुटवेयर, होटल शेयरों में अच्छी खरीदारी। और धारदार होगी कंज्यूमर की आवाज। कंज्यूमर कमीशन में केस फाइलिंग, मध्यस्थता, अपील की प्रक्रिया में होगा सुधार। कंसल्टेंट को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू। 1 महीने के अंदर आएगी रिपोर्ट। दिल्ली में ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिया। गुजरात दंगों के दौरान नरोदा हत्याकांड में आज अहमदाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 2002 में हुए इस नरोदा नरसंहार के मामले में बीजेपी की नेता माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 86 आरोपी थे। 2002 में गोधरा में हुए आगजनी के बाद नरोदा गांव में भारी हिंसा हुई थी। इसमें 11 लोग मारे गए थे। डिटेल लेते हैं केतन जोशी से। बताएं केतन। देखिए, जो 2002 में पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, उसमें अहमदाबाद का एक इलाका है नरोडा पाटिया गांव, वहां पर भी हत्याकांड हुआ। 11 लोगों की मौत हो गई और स्पेशल कोर्ट एक गठित की गई जो 21 साल के लंबे अंतराल के बाद आज जो फैसला आया है। और जितने भी 17 इसमें ऐसे आरोपी थे जिनकी कुदरती मौत हो गई और बाकी बचे आरोपियों को आज निर्दोष जाहिर कर दिया है। और एक बड़ा कारण कोर्ट ने आज ये बताया कि हमने टू विटनेस थियरी को मद्देनजर ये फैसला दिया है, यानी कि जितने भी साक्ष्य है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ था, क्योंकि वहां मोब था तो मोब में देखने वाले भी थे और वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हुए बरी कर दिया गया। और तत्कालीन जो गुजरात सरकार की मंत्री थी मायाबेन कोडनानी, जो नरोडा विस्तार की विधायक भी थी, और बजरंग दल के बहुत बड़े नेता बाबू बजरंगी, वो 2 बड़े नाम थे। तो आज सभी को कोर्ट ने यहां पर बरी कर दिया है। लेकिन जो फरियादी के वकील थे उनका साफ कहना है कि ये एक स्टेप है, लेकिन हम इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। तो ये मामला अब आगे जाएगा हाई कोर्ट में। लेकिन जो सेशंस कोर्ट है, जो एसआईटी की स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया केतन। पढ़ते हैं आगे। इधर मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। अब राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में अपील करने का विकल्प है। कांग्रेस का कहना है कि वो सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर 2 निर्णय आए हैं उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। कानूनी लड़ाई हम कानूनी हिसाब से लड़ेंगे।
हम भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे केस मेरे पर भी हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, बट वी हैव गॉट फुल फेथ इन द जुडिशरी। इधर सूरत कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने ओबीसी समुदाय की जीत बताया है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। असम और अरुणाचल में 50 साल पुराना सीमा विवाद आज खत्म हो गया। दोनों राज्यों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। 2023 में ये 800 किलोमीटर लंबी असम अरुणाचल बॉर्डर 700 और 800 किलोमीटर के बीच में कोई निश्चित क्षेत्र होगा। ये इतने लंबे सीमा विवाद को आज निपटारा हुआ है। मैं मानता हूं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। समलैंगिक विवाह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और के.वी. विश्वनाथन ने दलीलें रखी। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि कानून बनाने का काम संसद का है, इसलिए कोर्ट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जवाब दिया। सिंघवी ने कहा कि संसद में कानून बनाने की बात कहकर कोर्ट को रोका नहीं जा सकता। वहीं चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर लाकर हमने ये माना है कि सेम सेक्स के लोग विवाह जैसा स्थायी रिश्ता बना सकते हैं। सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा था कि सेम सेक्स मैरिज की मांग शहरी संपन्न वर्ग की मांग है। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। केस की सुनवाई अगले हफ्ते भी जारी रह सकती है। आज प्रयागराज में अतीक की हत्या का पुलिस ने रिक्रिएशन किया। जिस जगह पर हत्या हुई थी उस सीन को रिक्रिएट किया गया। हमारे संवाददाता बता रहे हैं डिटेल। बिल्कुल एसआईटी और एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची थी। भौतिक साक्ष्य जुटाने की कोशिश थी, हर एक चीज की मैपिंग की जा रही। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं एक बार कि क्या पूरी प्रोसेस थी। यहाँ से जो प्रिजन वैन थी वो यहाँ पर लाई गई थी, यहाँ पर खड़ी हुई थी। यहाँ से दोनों जो अतीक और अशरफ को लेकर जो पुलिस की टीम है वो रवाना होती है और यहाँ पर पहुंचती है। आप सोचिए मैं 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर करते हैं और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर वो दोनों खड़े होकर मीडिया से बात करने लगते हैं और उसी दौरान दोनों शूटर्स यहाँ से आकर उन पर गोलियां बरसाते हैं। ये आप देखेंगे तो फर्स्ट स्पॉट नजर आता है। स्पॉट बनाए गए हैं ताकि जो डिटेल्स, जो सारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य उनको जुटाया जाए। आखिर ये सीन रिक्रिएशन होता क्यों है, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पुलिस एसआईटी की टीम 5 सवालों के जवाब चाहती है। कब, क्यों, कैसे, कहां और कब क्या किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर जो वीडियोस थे उनके आधार पर जांच आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि एफएसएल की टीम बाद में जब भौतिक साक्ष्य जुटाना चाहती है तब लैब में इन तमाम तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। ये जो सामने आप हॉस्पिटल के अंदर ही सड़क देख रहे हैं, पार्किंग बोलते हैं इसको। क्या आरोपी यहाँ से आए थे, क्या आरोपी पहले से यहाँ रैकी करके गए थे, किस एंगल से, किस पोजीशन से आरोपियों ने गोली चलाई और किस एंगल और किस पोजीशन पर जो दोनों अतीक और अशरफ को गोली लगी। ऐसे तमाम सवाल आगे चलकर जब चार्जशीट बनेगी उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे और उन्हीं के लिए सीन रिक्रिएशन किया जाता है। पुलिस समझना चाहती है कि एसआईटी समझना चाहती है कब क्या ये आरोपी अंदर आए थे, कैसे उन दोनों को लाया गया, क्योंकि दर्शक से लेकर तमाम लोगों के मन में यह सवाल था कि पुलिस की कस्टडी के दौरान प्रयागराज के डॉन उसी के इलाके में उसकी 3 शूटर आकर हत्या कर देते हैं, ये संभव कैसे है। तो उसके लिए सीन रिक्रिएशन किया गया। और अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 65 अंक चढ़कर 59,632 पर बंद हुआ। निफ्टी 6 अंक चढ़कर 17,624 पर बंद हुआ। आज फुटवेयर, होटल
जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। फार्मा, एफएमसीजी, मिडिल शेयरों पर दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं यतीन मोहता से। बताएं यतीन कि आज बाजार में खास बात क्या रही? तो पिछले 3 दिन से जो मंदी चल रही थी उस पर आज ब्रेक लगा। मार्केट आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी एक फ्लैट नोट पे बंद हुए और शायद इसीलिए बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी लगभग 1:1 था। अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़े बहुत ऑटो शेयर्स में आपको हल्की फुल्की तेजी दिखेगी। बैंकिंग शेयरों में स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी और लूजिंग एंड में आज फार्मा जो है वो सेक्टोरली टॉप लूजर बना। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो काफ़ी सारा मोमेंटम आपने आज फुटवेयर शेयरों में देखा, सिलेक्ट चीनी शेयरों में आपने खरीदारी देखी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज के बाजार में था। ऑब्वियसली इस हफ्ते HCL टेक्नोलॉजीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं और उसके पहले मार्केट में थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच मोड आपको आज बनता हुआ दिखा। तो गेनर्स और लूजर्स का हिसाब किताब क्या रहा यतीन? तो अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स दिखेंगे गेनिंग साइड पे। खास करके अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की तो ईवीज में बड़े प्लान अनाउंसमेंट के बाद यहाँ आपको खरीदारी दिखी। निफ्टी का टॉप गेनर आज टाटा मोटर्स था। अदानी पोर्ट्स और बजाज ऑटो दूसरे वो स्टॉक्स थे जहाँ आपको खरीदारी का मूड माहौल दिखा। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स दिखेंगे। दिवीज लैब खास करके 4% नीचे था, डॉक्टर रेड्डीज 1% नीचे, आयशर मोटर्स और HUL में आपको 1.5% की मंदी दिखी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो जूतों के शेयर्स यानी मेट्रो ब्रांड्स में आपको 6.5% की तेजी। पावर स्टॉक जैसे कि अदानी पावर, JSW एनर्जी यहाँ भी तेजी दिखी। और पेटीएम में आज मोमेंटम था क्योंकि मोतीलाल ओसवाल की यहाँ इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई जहां उनको स्टॉक में लगभग 30-35% की अपसाइड दिखती है। तो इसीलिए शायद आज पेटीएम भी हरे निशान पे बंद हुआ। लूजिंग साइड पे आवास, ICICI सिक्योरिटीज रिजल्ट्स खराब आने के बाद 4.5% नीचे। इंडियन बैंक और TVS मोटर्स में भी आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई पड़ी। और फार्मा में भी आज जैसे कि मैंने कहा टॉप लूजिंग सेक्टर था तो यहाँ ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब, औरोबिंदो फार्मा इन सभी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिखी। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। बढ़ते हैं आगे। यूएस में स्लोडाउन से IT सेक्टर पर दबाव है, ऐसा कह रहा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर बोरा का। उनके अनुसार इस समय घरेलू मार्केट अच्छा कर रहा है, इसलिए बैंकिंग, इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स में निवेश किया जा सकता है। पिछले कई महीनों से हमारा स्टांस नेगेटिव रहा है। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो यूएस में स्लोडाउन हो रहा है और मेरे ख्याल से स्लोडाउन बरकरार रहेगा। जो थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, यूएस खास करके। दूसरा हमारा रिलेटिवली अगर देखें तो रवैया ये था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर है। तो डोमेस्टिक प्लेज हैं जैसे कि बैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कैपेक्स हैं, उस तरह वो सब थीम में हमारा ज्यादा वेटेज रहा है। तो रिलेटिव टू ग्लोबल डोमेस्टिक प्लेज आर बेटर, तो उसमें IT अंडरवेट हो जाता है। JLR अगले 5 साल में EV पर करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश करेगा। JLR के बिग मेगा EV पुश पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत। बताएं हर्षदा। टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी है और अब की बारी इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है वो यही है कि JLR में दरअसल अपना इलेक्ट्रिक प्लान और एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का इरादा है कि अगले 5 सालों में बड़ा निवेश करेंगे अपने EV पोर्टफोलियो में, JLR में खास तौर से करीब 1.5 लाख करोड़ या फिर आप कहें 15 बिलियन पाउंड के निवेश की तैयारी कंपनी कर रही है। JLR की पहली EV रेंज रोवर लॉन्च होती हुई दिखाई देगी 2025 में। ये फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और उसके बाद दरअसल 2024 में इसकी प्री बुकिंग की भी तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने अपनी जो इलेक्ट्रिक मॉडर्न लग्जरी कार मेकर को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने का प्लान रखा है। उसमें यह भी कहा है कि FY25 तक कंपनी दरअसल नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगी। 2026 तक डबल डिजिट EBIT ये हासिल करने की क्षमता रखते हैं और 2039 तक या फिर 2039 तक जीरो कार्बन फुटप्रिंट रहेगा कंपनी का अपने EV में जो पुश आ रहा है उसके चलते। इसके लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। इनका जो हैलीवुड का प्लांट है जहां पर इस समय प्रोडक्शन होता है JLR का, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करते हुआ दिखाई देगा, तो उस प्लांट को चेंज कर रहे हैं।
ईवी की जो जैगुआर के मॉडल्स होंगे वो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, उसको एक हाउस ऑफ ब्रांड के जरिए पुश मिलेगा। रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी और जैगुआर ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो जेएलआर के खेमे में आती हैं। इनके लिए अलग अलग तरीके से बिजनेस प्लान बनेंगे और इन प्रोडक्ट्स को दरअसल अपने इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर वो पुश करते हुए दिखाई देंगे। तो कंपनी की बड़ी योजना है अपने देखिए, उपभोक्ता को कंज्यूमर कमीशन में एक न्याय मिलने में काफ़ी देरी हो रही है। अगर मैं लंबित केसों की बात करूं तो इनकी संख्या 5.5 लाख से भी ज़्यादा पहुंच गई है। उपभोक्ता को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। सरकार ने इसको लेकर के कई सारी सुविधाएं भी शुरू की हैं। ई दाखिल की सुविधाएं शुरू की है, मीडिएशन की सुविधा शुरू की है, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई है वो भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद केसेस कम नहीं हो रहे। तो सरकार चाहती है कि जो पूरी प्रोसेस है केस फाइल करने से लेकर के सुनवाई तक की, उसको ओवरऑल किया जाए। तो सरकार ने इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्ति की तैयारियां शुरू कर दी है। कंसल्टेंट 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार और रिफॉर्म्स करेगी ताकि उपभोक्ता को न्याय मिलने में काफी आसानी हो। सरकार ये चाहती है कि जो भी केसेस है उनका निपटारा आसानी से हो और जो पेंडेंसी है वो काफी तेजी से नीचे आए। तो सरकार ने इस दिशा के अंदर काम करने की शुरुआत कर दी है और जल्द ही कंसल्टेंट की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए नए सुधार सरकार को इस पूरे प्रोसेस के अंदर करेगी। असीम, ये बताइए कि 5G टावर्स लगाने में, रोल आउट में रिलायंस जियो ने बाजी मारी है, ऐसी खबर है। 3 मार्च तक कंपनी ने सबसे ज़्यादा 82,500 टावर लगा दिए। इस खबर की क्या डिटेल है असीम? देखिए, देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत हुई थी। टेलीकॉम कंपनियां काफी तेजी से 5G का रोल आउट कर रही हैं। अभी तक टेलीकॉम कंपनियों ने 1 लाख से ज्यादा टावर भी लगा लिए हैं। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने 500 से ज्यादा शहरों के अंदर 5G सेवाओं का रोल आउट कर दिया है, जबकि रिलायंस जियो ने 450 से ज्यादा शहरों के अंदर 5G रोल आउट किया है। दूरसंचार विभाग ने ये भी डाटा जारी किया कि कौन सी कंपनी ने कितने 5G टावर लगाए हैं। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने 19,145 टावर लगाए हैं, जबकि रिलायंस जियो ने 82,500 के आसपास टावर लगाए हैं। जबकि जो तीसरी कंपनी वोडाफोन आइडिया है, उसने अभी तक 5G सेवाओं का रोल आउट नहीं किया। कंपनी ने अभी तक एक भी 5G BTS नहीं लगाया है। तो कुल मिलाकर के टेलीकॉम कंपनी 5G रोल आउट को लेकर के काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और जैसा कि कंपनी ने कहना था कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश के अंदर 5G रोल आउट कर लिया जाएगा। तो कंपनी उस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही आपको सब पूरे देश के अंदर 5G सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया असीम। और अक्षय तृतीया पर किस तरह के मिल रहे हैं डिस्काउंट्स और ऑफर्स, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थे, लेकिन हाँ ओइंटसुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पर। 1970 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। कोरोना घटते बढ़ते इस वक्त भी देश में बना हुआ है, तो एक नज़र कोरोना के आंकड़ों पर डालते हैं। पिछले 24 घंटों में 12,591 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ अब एक्टिव मरीजों की संख्या 65,286 हो गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड के 1,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में भी 1,700 के
पार नए केस मिले हैं। दिल्ली में बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। 20 और 21 अप्रैल को चलने वाले इस शिखर सम्मेलन को संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने मिलकर आयोजित किया है। इसमें 30 देशों के 171 प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं वैश्विक समस्याओं का समाधान पेश करती हैं। भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। शनिवार को अक्षय तृतीया है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों सोने में जो तेजी आई है उससे बाजार को थोड़ा सा डर लग रहा है। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स ऑफर्स और नए कलेक्शंस लेकर आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार ऊंची कीमतों के चलते बिक्री थोड़ी सुस्त है। ऐसे में ज्वेलर्स ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग स्कीम्स पेश की हैं। दिल्ली में तनिष्क, सेनको जैसे ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज में 20 से 50% छूट का ऑफर दे रहे हैं। नए डिजाइन भी ग्राहकों को लुभाते हैं, इसलिए तनिष्क ने कलाई तो सेनको ने शगुन के धुन नाम से नया कलेक्शन पेश किया है। बेस्ट पार्ट इज दैट गोल्ड का प्राइस जो भी हो ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज के आसपास जो गोल्ड का प्राइस है इतना बढ़ गया है, बट वी ट्राई टू मेक इट एज अफोर्डेबल एंड एज डिजाइंस व्हिच आर स्लीक एंड मॉडर्न. So the range starts from 30 to 40,000 rupees, and then it goes up to say 2 lakhs, 2.5 lakhs, depending on the kind of designs the customer selects. गुजरात में भी अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी खरीदने का रिवाज है। यहाँ पर भी ज्वेलर्स की चिंता वही है, इसलिए गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज पर छूट के ऑफर्स यहाँ भी हैं। ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी में 20 से 35% तक का डिस्काउंट लोग ऑफर करते हैं अक्षय तृतीया के दौरान, और डायमंड ज्वेलरी में 25 से 50% तक का मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वैसे हमने भी अच्छा ही ऑफर रख छोड़ा है। गोल्ड का जो रेट काफ़ी समय से बढ़ा हुआ है, पिछले 2-3 दिन से घट रहा है, लेकिन जो बढ़ा हुआ रेट है उसमें इन्वेस्टर्स लोग काफ़ी सारे दूर ही हैं, तो ये अक्षय तृतीया इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो भी खरीदारी होने वाली है उसमें रुकावट या उसमें थोड़ी कटौती आ सकती है। अक्षय तृतीया पर हर साल सोने की अच्छी बिक्री होती है, लेकिन इस बार सोने की कीमतों के चलते ग्राहक और ज्वेलर्स दोनों ही पशोपेश में हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया के साथ साथ ज्वेलर्स की उम्मीदें शादी के सीजन पर भी टिकी हुई हैं। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ दिल्ली से दीपाली नंदा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।